हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 19 जून 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए न्यू हो अगर आप चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करें। लाइक ज़रूर करा कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा देती हूँ। इसके बाद आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर क्विज एंड मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। रेगुलरली वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हार्डली 1 पेज के ही नोट्स बनाइए, ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जो मैगजीन होती है वो आ जाती है, तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए। मीन्स आपका ऐसा होना चाहिए जैसे एक दिन का करंट अफेयर बस एक ही पेज पर, ठीक है? तो बस आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। चलिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। जीएस पेपर 2 में देखेंगे गवर्नमेंट ने केबल टीवी नेटवर्क रूल्स को अमेंड किया है। देन देखेंगे गोल्ड की जो हॉलमार्किंग है क्या वो कंपलसरी हो गई है एंड मैंडेटरी हो गई है, तो किसके लिए मैंडेटरी हुई है। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे न्यूट्रिनोस क्या होते हैं। एंड 3 जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस स्टेशन में एंटर करने वाले हैं, वो देखेंगे। एंड ट्विटर के लिए सेफ हार्बर लूज करना, तो क्या मतलब, क्या मायने हो सकते हैं उसके लिए। देन हम देखेंगे जून टींथ। तो देखिए जून टींथ मैंने आपको जून 2019 से करंट अफेयर करा रही हूँ। अब जून 2021 चल रहा है, तो 2 साल ऑलरेडी मैंने आपको ये कराया है एंड अब ये थर्ड ईयर देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है। देन केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट देखेंगे। इंडिया में किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसका एटलस भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो केबल टीवी नेटवर्क रूल्स है, देखिए अभी आईटी रूल्स भी आए थे। अब केबल टीवी जो घर के अंदर हम टीवी देखते हैं ना, तो उसके लिए रूल्स आए हैं 2021 में। तो यहाँ पर जो केबल टीवी जो नेटवर्क्स होते हैं उनको रेगुलेट करने की बात हो रही है कि कोई भी कंटेंट अगर टीवी पे आता है तो मान लीजिए कोई ऐसा गलत कंटेंट है तो जिसके लिए कोई कंप्लेंट कोई सिटीजन करना चाहता है तो उसके लिए रूल्स आए हैं। तो क्या रूल्स आए हैं, एक 3 लेवल का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। एक तो मतलब जो ब्रॉडकास्टर है वो खुद से ही अपने आप को रेगुलेट करें, अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो वो उसको खुद से रेगुलेट करें, हटा दें। दूसरा, अगर वो नहीं हटाएंगे तो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ होंगी ब्रॉडकास्टर्स की, वो रेगुलेट करें। फिर थर्ड नंबर पे क्या होंगी, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से 3 लेवल है। पहला ब्रॉडकास्टर खुद, दूसरा ब्रॉडकास्टर की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़, तीसरा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो कि यूनियन गवर्नमेंट की होगी, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको मेंस के अंदर भी लिखने होंगे। देन देखिए प्रोसीजर क्या है। फाइल कंप्लेंट कर दीजिए ब्रॉडकास्टर को। अगर मान लीजिए आपने कुछ टीवी पे देखा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ब्रॉडकास्टर को विद इन 15 डेज। अगर कंप्लेनेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया एंड आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप जो टीवी चैनल्स ने, अभी देखिए ब्रॉडकास्टर ने हटाया नहीं, फिर सेकेंड क्या था कि जो टीवी चैनल्स ने ही जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होंगी वहां पे आप जाइए, वहां पे 60 डेज के अंदर आपको जाना होगा। अगर आप वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 15 डेज जो थर्ड था, मीन्स जो आपकी अपील होगी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। एंड अब इन अपील्स को कौन देखेगा, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। तो वही 3 पॉइंट्स हैं, पहले 15 दिन, फिर 60 दिन, फिर 15 दिन, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो कमेटी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो वहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे वो हेड करेंगे एंड मिनिस्ट्रीज के ही मेंबर्स होंगे। तो ये सेंटर को बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या वार्निंग इशू करनी चाहिए, ब्रॉडकास्टर की सिचुएशन क्या है, क्या उससे अपॉलॉजी मंगवानी चाहिए या नहीं मंगवानी चाहिए, क्या उनको वार्निंग कार्ड इशू करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? अगर कोई प्रोग्राम ऑफ एयर हो गया है या ऑन एयर है तो मीन्स किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? तो ये इस कमेटी की पावर्स होंगी। तो इसकी कोई, अभी ये ध्यान रखिए, अभी तक कोई भी स्टैचूटरी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी कानून पास नहीं हुआ था। तो ज़रूरत थी कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो ताकि अगर कोई किसी की कोई ग्रीवेंस होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक किया जा सके, ब्रॉडकास्टर रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, तो ये ज़रूरी है। अब हम देखते हैं केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट 1995। अब 1995 के रूल में क्या था, 2 साल की सजा हो सकती है, 1000 रुपये का फाइन हो सकता है। अगर लगातार फिर भी करते रहते हैं तो जो सजा है वो 5 साल की हो सकती है एंड 5000 रुपये का फाइन हो सकता है। दूसरा क्या था कि जो कोड है उसके अंदर एक डोंट्स की लिस्ट होती है कि ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए जिसके अंदर जैसे कोई ऑब्सीन हो, डिफेमेटरी हो, फॉल्स हो, कोई गलत आधा सच
सच किसी को बताया जा रहा है, तो इस तरीके का कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये 1995 के साथ आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गोल्ड की हॉलमार्किंग जो है वो 16 जून से मैंडेटरी हो गई है। सबसे पहले 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाएगा, एंड यहाँ पे जो ज्वेलर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है वो इसके अंदर आएंगे, मतलब उनको हॉलमार्किंग करनी ही करनी पड़ेगी गोल्ड की। हॉलमार्किंग क्या होती है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने जो भी वो मेटल खरीदा है, जो गोल्ड खरीदा है, तो वो कितना प्योर है या उसकी कितनी फिटनेस है। तो हॉलमार्किंग को कौन अप्रूव करता है, बीआईएस अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। बताइएगा कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नहीं है। अब देखिए इसके अंदर गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, ये सब इसके अंदर आएंगे, आर्टिफैक्ट्स भी आएंगे। क्या क्या नहीं आएगा ये ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स के अंदर बहुत घुमाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए अगर हम कोई भी ऐसी ज्वेलरी को एक्सपोर्ट या री इम्पोर्ट करते हैं, तो देखिए एक तो वो ज्वेलरी जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के लिए हो, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी होती हैं जैसे कि कुंदन, पोल्की, जड़ाऊ, ठीक है, या वॉचेस हो गए, कुछ फाउंटेन पेन्स हो गए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए अब हॉल मार्किंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग गोल्ड को कंज्यूम करते हैं, शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है, ली जाती है। लेकिन जो हॉलमार्क्ड ज्वेलरी है वो इंडिया के अंदर बहुत कम है, सिर्फ 30% ज्वेलरी ही हॉलमार्क्ड होती है, बाकी जो 70% है वो ऐसी ही चलती रहती है। तो उसके अंदर फ़ायदा होता है जो ये मतलब सेलर्स होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मिलावट करते हैं, तो इसकी वजह से जो लोअर कैरेटेज हो जाती है एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो चीट ना हो। तो ये ज़रूरी है कि प्योरिटी से मिले, एंड ये हॉलमार्किंग इसीलिए मैंडेटरी की गई है ताकि ट्रांसपेरेंसी आए एंड कंज्यूमर्स को श्योर हो कि हाँ जो गोल्ड हमने लिया है वो इतने कैरेट्स का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ज्वेलरी हॉलमार्किंग है जो कि क्या डिनोट करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये BIS का एक लोगो मिलेगा, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड का लोगो होगा, ये ऐसे सेंटर का लोगो होगा, ये ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा एंड ये ईयर होगा। तो इस तरीके से हॉलमार्किंग होगी। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिनोज। तो न्यूट्रिनोज क्या है, एंड देखिए इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि टेक्निकल डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिनोज जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे मतलब फोटोन्स के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में भी समझना चाहते हैं। क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये मिस्टीरियस हैं, अगर ईजी होते तो फिर समझते क्यों। तो मिस्टीरियस हैं, जो सन के आसपास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बताइएगा सन में न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, ये आप सोचिएगा। नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा एंड बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब जो न्यूट्रिनोज हैं वो ऑस्किलेट भी करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो एक दूसरे में चेंज भी होते रहते हैं। एंड ये इनके बारे में अगर हम समझेंगे तो हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में समझ में आएगा, जैसे कि हम बिग बैंग थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो क्या रेडियो एक्टिव डिके से बने हैं, सुपरनोवा से बने हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। नाउ न्यूट्रिनोज जो हैं दे इंटरेक्ट वेरी वीकली, मतलब किसी और के साथ इंटरेक्ट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आसपास के जो हैं, मतलब हमारे भी आसपास कितने भी न्यूट्रिनोज क्यों ना हो हर ह्यूमन बींग के पास, लेकिन हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता। न्यूट्रिनो जो स्पिन करता है, मतलब जो घूमता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। एंड ये भी बिलीव किया जाता है कि जो न्यूट्रिनो का जो ऑस्किलेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिनोज का जो मास हो वो काफ़ी टाइनी हो, क्योंकि मास हल्का है तभी तो ये सेकेंडली अबंडेंट है। अगर कोई चीज़ हैवी होगी तो वो कम होगी। अब न्यूट्रिनो जो है वो हल्के हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, फोटोन्स के बाद इनका सेकेंड नंबर आता है। देन देखिए 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इस स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। ये नेम ध्यान रखना है, शेंजू 12, ठीक है। क्या है, चाइना का स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल तियानहे, एंड ये
मीन्स एंटर करेगा तो ये मल्टी मॉड्यूल त्यांगोंग स्टेशन जो है वो सेटअप किया जाएगा कम से कम 10 ईयर्स के लिए। इसमें जो त्यान्हे है वो इसका एक कंपोनेंट है, जैसे 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं तो 3 कंपोनेंट्स में से एक है। एंड जैसे कि चाइना का खुद का सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन होगा। देखिए अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके अंदर जापान का जाक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है एंड 2 और हैं मैंने आपको, हाँ रशिया का रोसकॉस्मोस है, ठीक है, और कनाडा का है। तो ये 5 जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब अभी इस टाइम पे हम देखते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे चाइना यूएसए हो गया, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर चाइना जो है वो ये नहीं चाहता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो पीछे रह जाए, तो वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास ये वाला जो एरिया होगा मीन्स 350 से लेके 450 किलोमीटर तक जो स्पेस स्टेशन होते हैं ये बनते हैं। अब इस स्पेस स्टेशन का फ़ायदा क्या है, लोअर ऑर्बिट होगा तो मतलब अच्छे से देख पाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं एंड चाइना का एम है कि वो स्पेस पावर बने 2030 तक। तो यहाँ पे रोबोटिक आर्म भी होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से यूएस को कंसर्न्स भी हैं, यूएस एंड चाइना के बीच में ऑल इज़ नॉट वेल। तो इसको वो यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जैसे फ्यूचर के टाइम पे अगर उन्हें अपना कोई सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करना है या कुछ और समझना है। यहाँ पे देखिए नाम लिख दिए हैं, यूएस का नासा है, रशिया का रोसकॉस्मोस है, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान का जाक्सा है एंड कनाडा का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये स्पेस स्टेशन है जिनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 5 का मिलाकर बनाया हुआ है। अब चाइना ने पहले भी 2 अपने प्रीवियस स्टेशन भेजे थे, त्यांगोंग 1 एंड त्यांगोंग 2। इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा 2030 तक, तो इंडिया भी पीछे नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं, पहले मैं ज़रा ये हटा दूँ, ये आपको अर्थ दिखाई दे रहा होगा, ये पहले आप ये देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऊपर, एंड अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ है एंड ये आपका है एटलांटिक ओशियन है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपका है ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो ये बीच में आपका एटलांटिक ओशन है एस की शेप में। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अर्थ के आसपास, तो ये 340 टू 440 किलोमीटर, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो है यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब धरती से देखो इतनी ऊपर 350 से 450 किलोमीटर, 430 किलोमीटर पर, ठीक है। कनाडा का है कैनेडी स्पेस स्टेशन, चलिए नेम इसके अंदर ही मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ट्विटर के लिए सेफ हार्बर का लॉस, इसका क्या मतलब रखता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ट्विटर है वो अपनी जो इंटरमीडिएट स्टेटस है वो इंडिया में लॉस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी नए आईटी रूल्स आए थे इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन 2(1) के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे शेयर होती है तो आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट कौन है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट क्या है, यूट्यूब। तो ये जो यूट्यूब है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिसीव करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखो इतनी सारी वीडियोस होती हैं तो ये इसको स्टोर करके रखते हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड मच मोर डाटा एंड काफ़ी ज़्यादा इनको ह्यूमन बींग्स चाहिए, मीन्स जो ह्यूमन नॉलेज है वो सब चाहिए, तो उसके लिए पैसे भी चार्ज करते हैं। ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं, जैसे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, सर्च इंजन हो गए जैसे गूगल वगैरह हो गए, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स हो गई, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नाउ प्लीज़ नोट, इंटरमीडिएट स्टेशन इज़ नॉट अ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यूट्यूब को गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया है, ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहा है। तो जो इंटरमीडिएरीज हैं जैसे कि ट्विटर हो गया, अब ये प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 79, कि अगर मान लीजिए कोई भी हम कंटेंट, जैसे मान लीजिए ट्विटर पे हमने कुछ भी पब्लिश किया, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, कि भाई इन्होंने कुछ गलत पब्लिश किया है। तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब कुछ भी अगर डाला जा रहा है तो कोई भी इनको रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा नहीं पाता है, तो इसको कहते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। मतलब अगर कोई ट्विटर पे कुछ पोस्ट कर रहा है, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ट्विटर तो ये बोल देता है। नाउ अब ये जो सेफ हार्बर अगर ये चला जाएगा, तो अगर ट्विटर पे कुछ भी गलत पोस्ट होगा तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली इशू, कि अगर मान लीजिए कोई भी गलत, कोई भी ऐसा वायलेंस से रिलेटेड, कोई भी इंडियन लॉ को अगर कुछ वायलेट करता है, तो अगर कोई भी ट्वीट ऐसा होता है तो अब ट्विटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। अब ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो ट्विटर को नहीं रहेगी,
ठीक है। अब ट्विटर एंड फेसबुक इतने सारे यूज़र्स हैं, कुछ भी पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो ये भी नहीं होता, इवन देखो अमेजोन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको ये भी नहीं पता कि हमारे जो वेबसाइट है उस पर क्या क्या सेल हो रहा है। तो इट मीन्स वो कैसे लाइबल ठहरा सकते हैं। तो अगर सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस इनसे हटा दी जाएंगी तो फिर क्या होगा, मीन्स इनको कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स रखने होंगे कि अच्छा ठीक है अगर ऐसा कुछ पब्लिश होता है तो हमें चेक करना होगा। तो यही आर्ग्यूमेंट्स है कि अगर ये हट जाएगा तो फिर इनके लिए काफ़ी काम बढ़ने वाला है। चलिए अब फटाफट हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखेंगे। सबसे पहले जून 10th, तो जून 10th, जून हो गया 10th 19th, ठीक है। तो ये यूएस गवर्नमेंट मनाती है, हर साल मनाती है। इस टाइम पे जो वहाँ पर स्लेवरी थी वो ख़त्म हुई थी यूएस के अंदर। इमेंसिपेशन डे इसे कहते हैं 1865 में। तो 1865 की बात चल रही है, ठीक है, करीब करीब 150 साल से भी ज़्यादा समय। तो मेजर जो जनरल गॉर्डन ग्रैनगर थे ये गैल्वेस्टन टेक्सास के अंदर आए थे एंड इन्होंने कहा था कि हम सिविल वॉर एंड स्लेवरी दोनों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो इट वॉज फ्रीडम फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। नाउ सी केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। तो केरला ने एक रेलवे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि सेमी हाई स्पीड है। सेमी हाई स्पीड मतलब बिल्कुल हाई स्पीड नहीं है, सेमी हाई स्पीड है। एंड जो ट्रैवल टाइम है नॉर्थ केरला, आपने देखा होगा, तो अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो उसके नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो आया है। पहले आप डायग्राम देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका पूरा केरला है एंड यहाँ से आप ये ट्रेन देखेंगे एंड यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो ये मतलब केरला के साउदर्न एंड तक चलेगा, तिरुवनंतपुरम तक, तिरुवनंतपुरम से नॉर्दर्न एंड ऑफ कसाराकोड तक, ठीक है। कसाराकोड से तिरुवनंतपुरम तक 529.45 किलोमीटर है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। ये केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ मिलकर, ठीक है। अब देखिए जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस रिसीव किया है किसने, ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने, जो कि ये बताएगा कि इंडिया में कितना डिग्रेडेड लैंड है, क्योंकि 17 जून को ये मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ट बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप सभी को करना है। हाँ।